हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू वंस अगेन एवरीवन ऑन आवर चैनल लर्नोपीडिया। दिस इज विपिन हियर। ठीक है, जैसा कि थंबनेल देख के आप सभी जान गए होंगे कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन को कवर करते हैं। ठीक, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एक्चुअली में ये इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक, सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए 3 चीज़ों का इंपॉर्टेंस होता है। द फर्स्ट वन इज़ रिसोर्सेज, द सेकंड वन इज़ टेक्नोलॉजी एंड द थर्ड वन इज़ इंस्टीट्यूशन। किसी भी कंट्री के पास बहुत रिसोर्स हो, उसके पास बहुत ही अपडेटेड वर्जन की टेक्नोलॉजी हो, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशंस नहीं है तो प्रॉपरली उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। जो ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करते हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं और इंस्टीट्यूशंस का वर्क क्या होता है। ठीक, ओके, देखते हैं आगे। तो बता रहे हैं आपको इंस्टीट्यूशंस क्या होता है। किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी आर्टिफिशियल बॉडी जो आपके क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क कर रही है, वही कहलाती है आपकी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है, इंस्टीट्यूशन क्या होती है? एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है जो किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करती है। ठीक, इसके बाद हमारे गवर्नमेंट के 3 इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर भी कहा जाता है और चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी बोला जाता है। मतलब वो इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं? तो वो इंस्टीट्यूशन आपके हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये 3 हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कंट्री के, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए लगातार कॉन्टिन्यूसली वर्क करते रहते हैं। ठीक, तो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि इंस्टीट्यूशन किसे कहा जाता है। इंस्टीट्यूशन का मतलब एक ऐसी आर्टिफिशियल बॉडी जो किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करे। तो हमारे कंट्री में 3 आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट में भी है और स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में भी है। ठीक, तो चलिए जानते हैं कि लेजिस्लेटिव कैसी बॉडी होती है, एग्जीक्यूटिव कैसी बॉडी होती है और जुडिशरी कैसी बॉडी होती है। इनको बॉडी भी कह सकते हैं हम, ऑर्गन्स भी कह सकते हैं और आपके क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशंस भी बोला जा सकता है। ओके, तो चलिए वन बाय वन इन तीनों के बारे में जानते हैं, फिर इस बुक की, इस एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करेंगे जिसमें पहले एक स्टोरी दी गई है, उस स्टोरी को समझेंगे और स्टोरी की मदद से इन तीनों के वर्किंग को जानेंगे। ओके, देखते हैं लेजिस्लेटिव क्या है। लेजिस्लेटिव एक ऐसी पर्टिकुलर आपकी बॉडी है, एक ऐसा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है जो लॉ मेक करने का, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने का और पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करने का वर्क करती है। ये सारी चीज़ें क्यों करती हैं? ये सारी चीज़ें इसीलिए करती हैं ताकि सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस आ सकें, मीन्स सोसाइटी में रहने वाले पीपल्स का डेवलपमेंट हो सके। ओके, सेकंड थिंग, एग्जीक्यूटिव कैसा ऑर्गन या इंस्टीट्यूशन है? तो एग्जीक्यूटिव एक ऐसा ऑर्गन या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि लेजिस्लेटिव जो भी लॉ मेक करता है, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है या जो भी पॉलिसी और प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करता है, उनको एग्जीक्यूट करना, पब्लिकली एग्जीक्यूट करना, मीन्स पब्लिक को उन सभी चीज़ों को फॉलो करवाना, ये काम होता है आपके एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन का। थर्ड वन है आपकी जुडिशरी। जुडिशरी कैसा इंस्टीट्यूशन है? सपोज करिए गवर्नमेंट ने आपके क्या कहते हैं कोई भी लॉ मेक किया या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लिया या कोई पॉलिसी एंड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उन चीज़ों के होने से, उन चीज़ों के एक्शन में आने से आपके सोसाइटी में अलग अलग प्लेसेस पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है पीपल्स में, तो उन कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का काम आपकी जुडिशरी करती है। जैसे 2 एग्जांपल्स अभी रिसेंटली आपको ले लें। जैसे अभी एक लंबा लॉकडाउन लगा, आप सभी ने देखा, तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि लेजिस्लेटिव में आते हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक नियम बना दिया, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिया। उन्होंने बना तो दिया, लेकिन फॉलो कौन करवा रहा था? एग्जीक्यूटिव। ठीक, एक और रिसेंट एग्जांपल लेते हैं। कैब आपका आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, बिल्कुल आया था, आपके लेजिस्लेटिव ने लिया था। ठीक, और इस पर्टिकुलर लॉ के आने से आपके कंट्री में डिफरेंट प्लेसेस पे जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ थे वो क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि इसमें उनके राइट्स को कहीं ना कहीं सप्रेस किया जा रहा था। ठीक, तो जुडिशरी का इसमें क्या रोल था कि जो कन्फ्लिक्ट सोसाइटी में क्रिएट हो रहा है उसको क्या करे? पूरी तरीके से सॉल्व करे। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये तीनों बॉडीज़, तीनों ऑर्गन्स के बारे में पता चल गया हो, मीन्स तीनों इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता चल गया हो और ये कैसे वर्क करते हैं ये भी पता चल गया हो। लेकिन इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे और भी ज़्यादा डिटेल्ड में इनके वर्किंग्स के बारे में जानेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और इन तीनों ही इंस्टीट्यूशंस के बारे में और भी डिटेल्ड तरीके से जानते हैं। ओके, अब
अब थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर का। देखिए ओवरव्यू में क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूल, इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे आपके रूलर्स को पीपल इलेक्ट कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये भी होता है कि जो रूलर्स होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन में रहकर ही वर्क करना होता है। मतलब कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स को उन्हें भी फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं होता कि उनके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं, उनके ऊपर भी लिमिटेशंस होती हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको वर्क करना होता है। किन्हें? ऐसे मेंबर्स जिनको हम इलेक्ट करते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं या रूलर्स कहलाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। दिस चैप्टर इज अबाउट द वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी। इन दिस प्रोसेस वी कम अक्रॉस 3 institutions that play a vital role in the major decision: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को और आगे। अब देखिए यहां पे एक टॉपिक आ गया आपका, हाउ इज अ मेजर पॉलिसी टेकन, हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। एक मेजर पॉलिसी का डिसीजन टेक किया गया, थोड़ा देखते हैं एक्चुअली में ये है क्या, देखते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन 13 अगस्त 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर एंड इट वाज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम। 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया था और इस ऑर्डर को किस नाम से जाना गया, ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक, आगे जैसे सभी जितने भी ऑर्डर्स आपके पास होते हैं सबका एक नंबर होता है, तो यहाँ पे भी इसका ये नंबर वगैरह दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बस आप इतना याद रखिएगा कि 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया था और उस ऑर्डर को कहा गया ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक, अब आगे चलते हैं। इस पर्टिकुलर ऑर्डर को जिस मिनिस्ट्री ने इशू किया था वो मिनिस्ट्री कौन सी थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। देखिए यहाँ पे दिया गया, मैंने इसको बोल्ड भी किया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने इस ऑर्डर को क्या किया था, पास किया था। ठीक, मतलब कि इस ऑर्डर को उसने इशू किया था। आगे देखते हैं। ओके, सेकेंड थिंग क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट इशू हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर्स बट दिस वन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकॉज अ सोर्स ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर्स। लेट अस सी हाउ द डिसीजन विल टेकन एंड व्हाट हैपन लेटर। ठीक, ये कह रहा है कि गवर्नमेंट हर दिन वो कईयों मतलब 100, 200, 500 न जाने कितने सारे वो ऑर्डर्स इशू करती रहती है, लेकिन ये जो ऑर्डर था ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि इस ऑर्डर को लेकर बहुत सालों तक एक कॉन्ट्रोवर्सी चली। तो चलिए जानते हैं इस ऑर्डर के बारे में, एक्चुअली में इस ऑर्डर में ऐसा था क्या। ठीक, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस ऑर्डर का क्या कहते हैं, वो दिया गया है ओरिजिनल पेज। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या लिखा गया, सब्जेक्ट में लिखा गया है कि 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को सिविल पोस्ट में, सिविल सर्विसेज की पोस्ट में 27% का रिजर्वेशन देना। ठीक, तो आई होप ये कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा, देखते हैं। अगर इंपॉर्टेंट ना होता तो इतने सालों तक कंट्रोवर्शियल पॉइंट ना बनता। ठीक, देखते हैं क्या। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने बोल्ड किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सभी इसको इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसको पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। ठीक है, बार बार इस वीडियो को देखिएगा ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट्स एंड कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सकें। ठीक, चलिए देखते हैं एक्चुअली में ये चीज़ है क्या। ठीक, दिस ऑर्डर अनाउंस अ मेजर पॉलिसी डिसीजन। ये ऑर्डर जब आया तो इसने एक मेजर पॉलिसी डिसीजन को बताया। क्या? It said that 27% of the vacancies in civil post and services under the government of India are reserved for the socially and educationally backward classes, SEBC। इसका फुल फॉर्म क्या है? Socially and educationally backward class। ठीक, आगे देखते हैं। SCBC is another name for all those people who belong to caste that are considered backward by the government. The benefit of job reservation was till then available only to SC and ST. Now a third category called SEBC was introduced. Only person who belong to backward classes are eligible for these quota of 27% jobs. Other could not compete these jobs. अब देखिए, मतलब कि जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, या आप उनको कह सकते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SCBC, कहा गया इस ऑर्डर में कि 27% जॉब का रिजर्वेशन उनको दिया जाएगा, इन कैटेगरीज के पीपल को सिविल सर्विसेज में। सिविल सर्विसेज में SCBC कैटेगरीज के लोगों को 27% जॉब रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके पहले जॉब रिजर्वेशन केवल SC और ST कैटेगरीज को मिलता था, लेकिन अब SCBC कैटेगरी को भी 27% का जॉब रिजर्वेशन सिविल सर्विसेज में दिया जाएगा। और इन पर्टिकुलर रिजर्व सीट पे कोई भी अदर कम्युनिटीज़ के एस्पिरेंट्स compete नहीं कर सकते। ठीक,
ये आपका एक्चुअली में ये जो इंपॉर्टेंट डिसीजन था वो इसी रिजर्वेशन से रिगार्डिंग था जो SC BC या OBC कैटेगरीज के पीपल्स को सिविल सर्विसेज में दिया जा रहा था। अब आगे देखते हैं। ठीक, अब द डिसीजन मेकर्स, डिसीजन एक्चुअली में मेक किसने किया, तो पूरा का पूरा वर्क आपके लेजिस्लेटिव का था। लेजिस्लेटिव ही आपके डिसीजन मेक कर सकती है, या जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकती है लेजिस्लेटिव ले सकती है। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आपकी लेजिस्लेटिव इशू कर सकती है। लॉ मेक आपकी लेजिस्लेटिव कर सकती है। एग्जीक्यूटिव तो बस उनको पब्लिकली एग्जीक्यूट करती है ना। और अगर इन लॉज को, इन डिसीजंस को या इन पॉलिसीज़ को लेकर कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है तो उसको सॉल्व आउट करने का काम आपकी जुडिशरी करेगी। ठीक, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था किसके द्वारा लिया गया था, लेजिस्लेटिव की। लेजिस्लेटिव आपकी सेंट्रल की पार्लियामेंट होती है, स्टेट में आपकी लेजिस्लेटिव हाउस होती है। तो चलिए देखते हैं आगे थोड़ा सा और। अब देखिए यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, जरा इन 3 पॉइंट्स पे हम फोकस करते हैं। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये याद रखिएगा, प्रेसिडेंट जो होता है वो स्टेट का हेड होता है, लेकिन गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, आपके प्राइम मिनिस्टर। एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंटल पावर, और सारी गवर्नमेंटल पावर भी आपके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ही आपके परफॉर्म करते हैं। ही टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट। कैबिनेट मिनिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो सब आपके PM के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर। अगर आपके प्राइम मिनिस्टर कोई भी लॉ मेक करना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, या कोई भी आपके पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उनके लोकसभा के मेंबर्स का मेजॉरिटी सपोर्ट चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ सपोर्ट इनको चाहिए आपके लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स से। ठीक, तभी ये कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं, तभी ये कोई लॉ मेक्स कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में ही दिया गया। मैंने इसको बोल्ड किया क्योंकि ये पैराग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं एक्चुअली में ये हुआ कैसे। ये ऑफिस मेमोरेंडम जिसमें 27% रिजर्वेशन दिया जा रहा था आपके OBC कैटेगरीज के पीपल्स को सिविल सर्विसेज में, एक्चुअली में ये इम्प्लीमेंट कैसे हुआ, क्या था इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड देखते हैं। ठीक, देखते हैं। This office memorandum was the culmination of a long chain of events. The government of India had appointed second backward classes commission in 1979. It was headed by BP Mandal, hence it was popularly called the Mandal Commission. It was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommend steps to be taken for their advancement. The commission gave its report in 1980 and made many recommendations. One of these was that 27% of the job reservation be reserved for the socially and educationally backward class. The report and recommendation were discussed in the parliament. ठीक, अब देखिए 1979 में एक सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन सेटअप किया गया, और इस सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को हेड कर रहे थे BP मंडल जी। ठीक, BP मंडल जी हेड कर रहे थे, इसलिए इसको मंडल कमीशन कह दिया गया। इन्होंने कहा कि आपकी जो ये अदर बैकवर्ड क्लास के पीपल्स हैं ये भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पीछे हैं, तो इनके एडवांसमेंट्स के लिए, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो उस कमीशन ने 1980 में एक रिपोर्ट दी, और उसी रिपोर्ट में एक पॉइंट ये भी दिया गया था कि 27% का जॉब रिजर्वेशन इनको दिया जाना चाहिए। ठीक, ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ में क्या दिया गया। फॉर सेवरल ईयर्स मैनी पार्लियामेंटेरियंस एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कमीशन रिकमेंडेशन। देन केम द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1989. In its election manifesto, the Janata Dal promised that if voted to power, it would implement the Mandal Commission report. The Janata Dal did form the government after this election. Its leader VP Singh became the prime minister. Several development took after that. देखो, ठीक, कईयों सालों तक क्या कहते हैं इस रिपोर्ट पर, इस रिकमेंडेशन पर आपके डिस्कशन चलता रहा पार्लियामेंट में। 1980 में रिपोर्ट आई थी और 1989 का इलेक्शन आ गया, 9 साल तक सोचिए। लेकिन जब 1989 का लोकसभा इलेक्शन आया तो जो आपके जनता दल के लीडर थे VP सिंह, उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगर इस बार के इलेक्शन में वो जीतेंगे, इस बार के इलेक्शन में अगर पब्लिक उनको सपोर्ट देगी तो वो पावर में आने के बाद इस मंडल कमीशन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये चीज़ें उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में भी दिया था। ठीक, ये मैनिफेस्टो क्या होता है इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक,
ये चीज़ें उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी दिया था। मैनिफेस्टो का मतलब होता है जब भी कोई पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट करती है तो इलेक्शन में कंटेस्ट करने से पहले वो पब्लिक से बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं। तो जो भी प्रोमिसेस, जो भी उनके वादे होते हैं, वो उनका एक मैनिफेस्टो होता है। आप ये कह सकते हैं कि लिस्ट ऑफ ए प्रोमिसेस की एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं कि हम पावर में आने के बाद ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो यही पर्टिकुलर चीज़ उनका क्या कहलाता है, मैनिफेस्टो। तो जनता दल ने ये कह दिया था 1989 के इलेक्शन में, अपने पार्टी मैनिफेस्टो में भी उन्होंने इस चीज़ को क्या कहते हैं मेंशन किया था कि अगर वो पावर में आएंगे तो वो क्या कहते हैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो दी गई है जिसमें 27% रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है SC/BC को, इस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन। प्रेसिडेंट जब अपॉइंट कर रहे थे, अपॉइंटमेंट के बाद उन्होंने एक बार इनको याद दिलाया कि आपने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि आप पावर में आने के बाद मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बाद 6 अगस्त 1990 को द यूनियन कैबिनेट टुक अ फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन। Next day, Prime Minister VP Singh informed the Parliament about this decision through a statement in both houses of Parliament. 6 अगस्त को आपके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने ये डिसीजन लिया कि इस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन को, इस बीपी मंडल रिपोर्ट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसी के अगले दिन आपके वीपी सिंह ने क्या किया, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को इस डिसीजन के बारे में इंफॉर्मेशन दी। इसके बाद द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वॉज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। द सीनियर ऑफिसर्स of the department drafted an order in line with cabinet decision and took the minister approvals, and officers signed the order on behalf of union government. This was how office memorandum number was born on 13 August 1990. तो देख लिया आपने 13 अगस्त 1990 को जो आपका एक ऑर्डर इशू हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा, वो कैसे हुआ। सेकेंड थिंग, इसको ऑफिस मेमोरेंडम कहा गया और इसमें SC/BC कैटेगरीज के पीपल्स को 27% का रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी सिविल सर्विसेज जॉब में। ठीक, और जैसे ही ये आपका इम्प्लीमेंट हुआ उसके बाद देखिए आगे क्या दिया गया है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दिस वॉज द मोस्ट hotly debated issues in the country. Newspaper and magazine were full of different views and opinions on this issue. It led to widespread protests, counter protests, some of which were violent. People reacted strongly because this decision affected thousands of job opportunity. Some felt that as extent of inequality amongst people of different caste in India necessitated job reservation. They felt these would give a fair opportunity to those communities who so far had not adequately been represented in government employment. ये कह रहा है कि जैसे ही ये न्यूज़ पूरे के पूरे कंट्री में फैली कि एक ऑर्डर आ गया है और उस ऑर्डर, एक मंडल कमीशन की ऑर्डर आ गई है और उस ऑर्डर की बिहाफ पे 27% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है आपके किनको, SC/BC यानी कि OBC कैटेगरीज के पीपल को सिविल सर्विसेज में। तो इसके बाद पूरे के पूरे कंट्री में डिफरेंट पार्ट्स में जो अदर आपके कम्युनिटीज़ के स्टूडेंट थे उन्होंने एक वाइड स्प्रेड, एक वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक, क्योंकि ऐसा होने से कई हज़ार लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को इफेक्ट पहुंच रहा था। ठीक, तो आई होप ये आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया हो। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से हमने कवर किया और आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि ये कैसे हुआ। ठीक, अब इसके बाद थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि इसमें आपके क्या कहते हैं, इसका जुडिशरी का क्या रोल था। ठीक, अब देखते हैं। ठीक, हु रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट। अब जो ये डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा था जिसमें आपके हज़ारों लाखों बच्चे हमारे कंट्री के डिफरेंट प्लेसेस पे क्या कहते हैं वायलेंट रूप से स्ट्राइक कर रहे थे, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे, गवर्नमेंट के इस पर्टिकुलर लॉ के, इस पर्टिकुलर डिसीजन के अगेंस्ट वो लोग जा रहे थे। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व कौन करेगा ये देखते हैं। ठीक, You know the Supreme Court and the High Court in India settled dispute arising out of governmental decision. Some peoples and association opposed to this order filed a number of cases in the court. जितने भी आपके एस्पिरेंट्स थे वे बहुत सारे लोगों ने क्या कहते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सारे केसेस, बहुत सारे पेटिशंस फाइल्ड किए आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ठीक, दे अपील टू द कोर्ट टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड एंड स्टॉप इट इम्प्लीमेंटेशन। वो सारे के सारे जितने भी लोगों ने अपने पेटिशंस फाइल किए थे इस डिसीजन के अगेंस्ट में कोर्ट में, वो लोग चाहते थे कि आपकी कोर्ट एक डिसीजन ले और डिक्लेयर करे कि जो ये आपके इम्प्लीमेंट हुआ है ये रिकमेंडेशन ये इनवैलिड है। इसके बाद क्या हुआ, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बेंच ऑल दीज केसेस टुगेदर। दिस केस वॉज नोन एज इंदिरा सवने एंड अदर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस पर्टिकुलर केस को याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर केस को किस नाम से जाना गया, इंदिरा सवने एंड अदर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक,
याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 11 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हर्ड आर्गूमेंट ऑफ बोथ साइड बाय अ मेजॉरिटी। द सुप्रीम कोर्ट जजेस इन 1992 डिक्लेयर दैट दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड। इसके बाद क्या कहते हैं, 11 जजेस की एक बेंच बनाई गई, बैठी, और उसने दोनों ही पक्ष की सुनवाई को सुना, और उसके बाद 1992 में उसने ये डिसीजन ले लिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये इम्प्लीमेंटेशन किया है रिकमेंडेशन का, ये वैलिड है। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई its original order. It said that well-to-do person among the backward classes should be excluded from the getting the benefit of reservation. According to the Department of Personnel and Training issued another office memorandum on 8 September 1993, the dispute thus came to be an end and this policy has been followed since then. ठीक, तो इसके बाद आपके सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो भी मिनिस्ट्रीज ने इसको पास किया है वो मिनिस्ट्री इसके ओरिजिनल क्या कहते हैं, जो इसका ओरिजिनल बिल था उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करे और इसको दोबारा पास करे। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया और फिर 8 सितंबर 1993 को ये ऑफिस मेमोरेंडम का क्या कहते हैं, जो डिस्प्यूट होने के बाद ऑफिस मेमोरेंडम की इस पर्टिकुलर ऑर्डर को फिर से इशू किया गया और डिस्प्यूट्स वगैरह सब खत्म हो गए, और ये पॉलिसी, ये 27% रिजर्वेशन SC/BC क्लास को तभी से आज तक आपके सिविल सर्विसेज में दिया जा रहा है। ठीक, तो एक डिफरेंस आपको बता दूं, 10 अगस्त 1990 को, 10 अगस्त था ना, एक सेकंड, ठीक है, 10 अगस्त पहले ही पेज पे था, आई होप 10 अगस्त ओके, सॉरी 13 अगस्त 1990 को जो ऑर्डर आपकी गवर्नमेंट ने पास किया था, 13 अगस्त 1990 को जो ऑफिस मेमोरेंडम आपकी गवर्नमेंट ने पास किया था उसमें, और 8 सितंबर 1993 को जो ऑफिस मेमोरेंडम दोबारा पास किया गया, इन दोनों में क्या डिफरेंस था? तो जो पहले वाला पास हुआ था उसमें आपके क्या कहते हैं, कोई कंट्रोवर्शियल पॉइंट नहीं था, उसमें आपके जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन जो दोबारा पास किया गया इसमें जुडिशरी इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट था। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई हों कि किस तरीके से हमारे ये इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं, ओके, और अगर डिस्प्यूट्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो जुडिशरी उसमें किस तरीके से रोल प्ले करती है। ठीक, तो ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को बार बार देखिए ताकि इन इतने टॉपिक्स से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। ठीक, जो भी इस चैप्टर्स के आगे के टॉपिक्स हैं, रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, वो अपकमिंग वीडियोस तक आप तक पहुंचते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो ज़रूर पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बी सेफ, बी